आप ये रोज रोज अन्वी की शादी की बात लेकर क्यों बैठ जाती है? लड़का अच्छा। सुनसान सड़क, जहां गाड़ी तो क्या दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उस जगह पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में एक आदमी अपनी जान बचाकर दौड़े जा रहा था। उसकी सांसें लगातार भागने के कारण फूल रही थी। उसके हाथ और सर से खून बह रहा था। उसे अपनी फूटी किस्मत पर रोना आ रहा था। तभी उसे अपने चारों तरफ से बहुत सारे लोगों के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुन वो आदमी और डर गया। उसने अपने आसपास देखा, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। अचानक ही उसे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। अपने सामने इतने सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो आदमी जमीन पर गिर गया और बोला, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। वो आदमी ये बोल ही रहा था कि वहां बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आकर रुक गई। वो लगभग 10 से 12 गाड़ियां थी, जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। तभी उन गाड़ियों में से बीच की गाड़ी का आगे का डोर ओपन हुआ और एक आदमी गाड़ी से बाहर आया। उसने ब्लू सूट पहना था और उसके हाथ में बड़ी सी गन थी। उस आदमी ने जल्दी से पीछे का डोर ओपन किया। जैसे ही कार का गेट खुला, उस गाड़ी में से एक दमदार पर्सनैलिटी वाला आदमी बाहर आया। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसके राइट हैंड में बड़ी सी गन और लेफ्ट हैंड में सिल्वर कलर का चेन का ब्रेसलेट था। उसके सर पर ब्लैक कलर की कैप थी, जिस पर रेड कलर से RR लिखा हुआ था। उस इंसान का मुंह कैप से ढका हुआ था। इतने अंधेरे में भी उसने ब्लैक गॉगल पहना हुआ था, जो लोगों को तो ब्लैक दिख रहा था, लेकिन जिस इंसान ने वो पहना था उसे सामने का सब कुछ क्लियर दिख रहा था। उस आदमी के एक हाथ में सिगार थी, जिसे उसने अपने मुंह में रख लिया। उसके साइड में खड़े इंसान ने जल्दी से वो सिगार लाइटर से जला दी। जिस आदमी के मुंह में वो सिगार थी, उसने लंबे लंबे कश लिए और उस इंसान की तरफ बढ़ गया। नीचे गिरे आदमी ने जब अपने सामने RR को देखा तो उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और वो डर से थर थर कांपने लगा। ये देख RR के चेहरे पर एकदम से खतरनाक स्माइल आ गई। RR ने उसे देख एक लंबा कश लिया और अपने मुंह और नाक से धुआं निकालते हुए बोला, मेरा मकसद बहुत बड़ा है और इसके बीच जो आएगा उन सब का हाल तेरे से बुरा होगा। इस बादशाह की दुनिया में गलती की माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है, वो भी सजाए मौत। ये कहकर RR ने अपनी बंदूक से 6 की 6 गोलियां उस आदमी के सीने में उतार दी और अपने खास आदमी को देखकर बोला, कुत्तों के सामने डाल दो इसे। वो आदमी बोला, जी बॉस। इतना बोल उस आदमी ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। RR गाड़ी में बैठ गया और सारी गाड़ियां उस सुनसान रास्ते के सन्नाटे को चीरते हुए वहां से निकल गई। लंदन, सुबह का वक्त। बड़ा सा बंगला, जिसके आसपास बहुत खूबसूरत नजारा था। बड़ा सा गार्डन, जहां पूरी तरह हरियाली और खूबसूरत फूल थे। उसी बंगले के सेकंड फ्लोर पर बड़े से कमरे में एक लड़की बड़े आराम से दुनिया से बेखबर अपने बेड पर सोई हुई थी। तभी उसके कान में एक स्वीट सी आवाज आई, बच्चा उठ जा, तुझे आज हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? माँ प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, फिर दिन भर बिजी रहूंगी। लड़की ने अपनी माँ को जवाब देते हुए कहा तो उसकी माँ उसे अच्छा ठीक है कहकर वहां से चली गई। ये है हमारी कहानी की हीरोइन की माँ, अवनी सिंघानिया। बहुत नरम दिल की महिला है ये। अवनी जी नीचे हॉल में आ गई, जहां पहले से ही फैमिली के लोग बैठे थे। तभी वहां बैठे एक उम्र दराज आदमी ने आवाज दी, आरू बेटा। ये है आकाश सिंघानिया,
हमारी कहानी के हीरोइन के दादाजी। दादाजी इस घर के बड़े थे। इनके शब्द मतलब पत्थर की लकीर। दादाजी की आवाज सुन वो लड़की जो कुछ देर पहले बेड पर सोई हुई थी, वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। वो लड़की मुंह बनाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये है आरना सिंघानिया, हमारी कहानी की मुख्य हीरोइन। दूध से भी ज्यादा गोरा रंग, समुंदर से भी गहरी नीली आंखें, उस पर घनी पलकें, हल्के ब्राउन बाल जो कमर से नीचे तक लंबे हैं, पतले गुलाबी ओठ जो नेचुरल पिंक थे। उम्र 24 साल। गले में छोटी सी सोने की चेन जिसमें बटरफ्लाई का पेंडेंट था। कान में छोटे छोटे झुमके। उसने पिंक कलर का टी शर्ट पहना था जिससे उसकी थोड़ी कमर दिख रही थी, जिस पर काला तिल था। ब्लैक जीन्स पहने उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। बला की खूबसूरत थी वो, कोई देखे तो देखता रह जाए। आरना नीचे आई और अपने दादाजी के पैर छूकर उनके साइड में बैठी लेडी के गले में हाथ डालकर बोली, मेरी प्यारी ग्रैंडमा। ये है रश्मि सिंघानिया, आरना की दादी। ये भी दिल की बहुत अच्छी हैं। दादी जी आरना को देख झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब उठ रही है तू? इतनी देर तक कौन सोता है? मैं। आरना ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा तो दादी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुझे, मुझे ग्रैंडमा नहीं दादी बुलाया कर, पर मजाल है कि तू किसी की सुने। दादी की बात सुनकर आरना उन्हें क्यूट फेस बनाकर देखने लगी। हॉल में टीवी ऑन था और उस पर न्यूज चल रही थी। आज की ताजा खबर। आज फिर एक बार आर माफिया की बेदर्दी हमारे सामने है। एक आदमी को बेदर्दी से मारकर कुत्तों के सामने डाल दिया गया है। सच में इस आर के सीने में दिल नहीं है। इतनी बेदर्द मौत बार बार टीवी पर यही दिखाई दे रहा था। सब वो न्यूज देख रहे थे। दादी डरते हुए बोली, हे भगवान, कैसे कर लेते हैं ये सब? किसी की जान लेना इन्हें तो जैसे कोई खेल ही लगता है। आरना तभी बोली, आई हेट दिस मैन। बहुत ज्यादा नफरत है मुझे इस आर से। आरना ये सब बोल ही रही थी कि तभी आरना के फोन पर किसी का फोन आया। उसने फोन उठा लिया और जैसे ही उसने सामने वाले इंसान की बात सुनी, आरना जल्दी से तैयार होने चली गई और थोड़ी देर बाद ही सबको बाय बोलकर घर से निकल गई। उसने पार्किंग एरिया से अपनी कार निकाली और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके जाते ही अवनी जी बोली, तूफान मेल है ये लड़की। उनकी बात सुन दादाजी बोले, अब इस तूफान मेल को विदा करने का टाइम आ गया है। उनकी बात सुन अवनी जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाला और वहां से किचन की तरफ चली गई। दादी जी दादाजी को देख बोली, आप उसे क्यों वहां भेज रहे हैं? यहां भी तो अच्छा लड़का मिल सकता है हमें। दादाजी दादी की बात सुन अपनी कड़क आवाज में बोले, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं रश्मि, अपने किए वादे से मुकर नहीं सकता और मैं अपनी बच्ची का कुछ बुरा नहीं सोच रहा। वो उसके साथ खुश रहेगी। उनकी बात सुन दादी जी चुप हो गई। आरना अपनी गाड़ी तेजी से चलाते हुए हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक गई। आरना की कार देख सबने उसे जाने के लिए जगह दी। आरना जल्दी से कार पार्क करके हॉस्पिटल के अंदर चली गई। आरना अंदर जा ही रही थी कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। आरना ने सामने देखा तो वो एकदम से खुश हो गई और बोली, अरे शिवू, तू कब आया? बस तुमने याद किया और हम दौड़े दौड़े चले आए। शिवू ने आरना को साइड हग करते हुए कहा, यह है शिवांश मिश्रा, आरना का बेस्ट फ्रेंड। तभी किसी ने शिवांश का कान पकड़कर उसे अलग करते हुए कहा, तुम तो इंडिया गए थे ना और कुछ महीने बाद आने वाले थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? चुड़ैल रू, छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। शिवांश ने रू से अपने कान को छुड़ाते हुए कहा, यह है रूही, आरना और शिवांश की बेस्ट फ्रेंड।
ये तीनों बचपन से साथ हैं। आरना उन दोनों को देखकर बोली, तुम करो बातें, मैं तो चली, मुझे अर्जेंट ऑपरेशन करना है। ये कहकर आरना वहां से चली गई। कुछ घंटे बाद जब आरना बाहर आई, रूही और शिवांश आरना का उसके केबिन में इंतजार कर रहे थे। आरना जाकर उनके पास बैठ गई। उसने केबिन के डोर को लॉक किया और चेयर पर बैठते हुए शिवांश और रूही से बोली, उस आरआर ने एक और मर्डर कर दिया है। आरना की बात सुनकर शिवांश अफसोस से बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जिस काम के लिए मैं मुंबई गया था वो भी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कुछ सबूत तो मिले हैं। उसके लिए हमें मुंबई जाना होगा। वैसे बॉस ने कुछ कहा? आरना बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस आरआर के सारे काले धंधे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। उसे क्या लगा वो हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा, मासूम लोगों की इतनी बेरहमी से जान लेगा और मैं ऐसा होने दूंगी? रूही और शिवांश ने अपना सर हिलाया और रूही बोली, लेकिन मुझे बॉस भी कुछ ठीक नहीं लगते। आरना बोली, उन्होंने इस काम के लिए हमें चुना है तो हम उनका साथ देंगे। वो सही होंगे तभी तो उन्हें इतना कुछ पता है। रूही और शिवांश ने सर हिलाया और वो तीनों आगे की प्लानिंग करने लगे। तभी आरना का फोन रिंग हुआ। आरना ने अपने फोन को चेक किया, जिस पर भाई नाम शो हो रहा था। आरना ने जल्दी से फोन उठाया और कान पर लगा लिया। सामने से आरना का भाई प्यार से बोला, छोटी, तू कब आ रही है? मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी आजा बच्चा। आरना बोली, जी भाई, बस निकल रही हूं। आरना बहुत बड़े घर की लड़की है। इनके पापा लंदन के बिजनेस टाइकून हैं। इनका डायमंड का बिजनेस है। आरना ने अपने पैशन के लिए डॉक्टर की डिग्री ली है। वैसे तो इन्होंने बिजनेस में हाई स्टडी की है, लेकिन जब भी किसी पेशेंट को पैसों की प्रॉब्लम होती थी तो आरना खुद उनका इलाज करती थी। आरना जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। आरना जब ऑफिस पहुंची, सब स्टाफ उसे ग्रीट करने लगा। आरना ने सबको देख स्माइल पास की और अपने भाई के केबिन की तरफ जाने लगी। जब वो केबिन में पहुंची, आरना का भाई रुद्र सिंघानिया अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल देख रहा था। आरना जल्दी से उनके पास गई और बोली, भाई, अब जल्दी चलिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है। रुद्र उसकी आवाज सुनकर उसे देखते हुए बोला, उफ, अरे तूफान मेल, आ गई तुम, चलो जल्दी। फिर दोनों ही मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। मुंबई, एक आलीशान पैलेस जिसके चारों तरफ जंगल है, जिसके हरियाली में वो व्हाइट बंगला बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसी बंगले के सेकंड फ्लोर पर एक बड़ा सा जिम था। उस जिम में एक लड़का जो करीब 27-28 साल का लग रहा था, वो पुशअप कर रहा था। उसके पास एक लड़का खड़ा था जो पुशअप की गिनती कर रहा था। वो लड़का जो गिनती कर रहा था उसका नाम रमेश था। इसे सब रामू कहकर बुलाते थे। रामू ने आंकड़े की गिनती करते हुए कहा, बॉस, पूरे 500 हुए। वो लड़का रामू की बात सुन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रामू के हाथ से टॉवल लेते हुए बोला, क्या अपडेट है? बॉस, उस आदमी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। रामू ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा। रामू की बात सुन वो लड़का अपने जिम में बनी बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर की हल्की सी धूप में उस लड़के की जिम में बनाई हुई बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उस लड़के ने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसकी ऊपर की बॉडी पूरी नेकेड थी। उसके पीठ पर बड़ा सा त्रिशूल का टैटू था जो उसके कमर तक था और उसके लेफ्ट हैंड पर क्राउन लायन और उससे ही ज्वाइन किया हुआ बादशाह और इक्के के पत्ते का टैटू बना हुआ था। ये है हमारी कहानी के मेन लीड, यानी हीरो रुक्षित ठाकुर। काली गहरी आंखें, गोरा रंग, काले घने बाल, हल्की बियर्ड, हाथों में सिल्वर ब्रेसलेट और गले में सिल्वर चेन जो असल में सोने की थी। उसके 6 पैक एब्स, चौड़ा सीना दिखने में किसी भी हीरो को पीछे छोड़ दे।
बिल्कुल हार्टलेस इंसान। इसे किसी की भी परवाह नहीं है। इसकी दुनिया में सिर्फ मौत का तांडव होता है। इसके उलट रुक्षित का और एक चेहरा है जिसे दुनिया जानती है। कौन सा है वो दूसरा चेहरा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हमारी कहानी के हीरो रुक्षित का और एक चेहरा है जिसे दुनिया जानती है, और वो है आर आर। आर आर माफिया डॉन बिजनेस टाइकून था। उसके कई सारे देश विदेश में कंपनीज थी। ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें रुक्षित का बिजनेस इन्वॉल्व नहीं था। उसकी वेपन बनाने की, कार्स बनाने की, उसी के साथ ही फूड कंपनी भी थी। रुक्षित रामू की बात सुन स्माइल करते हुए बोला, उस आदमी की मुंडी पार्सल कर दो उसे भी तो पता चले आर आर से पंगा लेने का अंजाम। तभी वहां एक और लड़का आया जो करीब रुक्षित की उम्र का ही था। नाम है इसका जैक। ये रुक्षित का राइट हैंड है। जैक रुक्षित को ग्रीट करते हुए बोला, बॉस, घर से फोन है, दादू का। जैक की बात सुन रुक्षित ने अपने माथे को सहलाया और उसके हाथ से फोन लेते हुए बोला, नमस्ते दादू, बोलिए, कैसे याद किया? फोन के दूसरे साइड से रुक्षित को कुछ कहा गया, जिसे सुन रुक्षित ने हां में जवाब देकर फोन रख दिया और रामू को देख बोला, दादू ने गांव बुलाया है, जाने की तैयारी करो। रामू बोला, जी बॉस। वहीं दूसरी तरफ लंदन में आरना अपने भाई के साथ घर आ गई थी। जब वो दोनों घर आए, सब हॉल में बैठे थे। आरना ने सामने देखा तो वो एकदम से खुश होकर बोली, पापा, आप आ गए, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। आरना के पापा वरुण सिंघानिया आरना के बालों को सहलाते हुए बोले, हमने भी आपको बहुत सारा मिस किया। उनकी बात सुन सब हंसने लगे। तभी अवनी जी बोली, जाइए, सब फ्रेश हो जाइए, खाना तैयार है। उनकी बात सुन सब फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग एरिया में थे। मेड ने सबको खाना परोस दिया। दादाजी ने सबको देखकर कहा, खाने के बाद मुझे सब लोगों से जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुन सबने हां में सर हिलाया, पर अवनी जी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उन्हें पता था दादाजी किस बारे में बात करने वाले हैं। सब खाना खाकर हॉल में बैठ गए। आरना भी अपनी मां की गोद में सर रखकर सोफे पे लेट गई। वो बहुत खुश थी। उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता था। दादाजी ने सबको देखा, फिर अपनी कड़क आवाज में कहा, आरना के लिए मैंने लड़का पसंद किया है और मैं चाहता हूं परसों ही शादी हो। दादाजी की बात सुन पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब तक आरना के चेहरे पर जो खुशी के भाव थे वो कहीं गायब हो गए और उसकी आंखें नम हो गई। आरना के पापा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दादाजी ने फिर से अपनी कड़क आवाज में कहा, यह मेरा फाइनल डिसीजन है और हम कल निकल रहे हैं, सब तैयारी कर लो। रुद्र बोला, पर दादू, एक बार आरना से तो पूछ लो, वो क्या चाहती है? सबने आरना की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और उसे पता था अगर उसके पापा की नहीं चली तो उसकी यहां क्या चलेगी। इसीलिए उसने सबको देख अपने कंधे उचका दिए और अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर रुक्षित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसके लैपटॉप पर किसी का ईमेल आया, जिसे पढ़कर रुक्षित के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और वो बोला, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हमारे नर्क में तुम्हारा वेलकम है, वेलकम टू द हेल। वहां आरना अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। आरना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। उसकी बात सुन दादाजी आरना के रूम में आए। दादाजी को अपने रूम में देख आरना बेड से उठकर बैठ गई और दादाजी को देख बोली, दादू, आप यहां? कुछ काम था?
दादाजी बोले, नहीं बेटा, बस तुमसे थोड़ी बात करनी थी। जी दादू, कहिए, आरना ने संजीदगी से कहा। दादाजी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, हमें पता है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। बस ये याद रखना बेटा, हम आपका बुरा नहीं चाहते, और लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। इधर दूसरी तरफ रुक्षित एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठा था। इस वक्त वो रुक्षित नहीं था, माफिया डॉन आर था। वो चेयर पर बैठा अपने हाथ में पकड़े सिगार के लंबे कश ले रहा था। उसका चेहरा इस वक्त कैप से ढका हुआ था, और वो जहां बैठा था वहां ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। उसके सामने करीब 50-60 साल का आदमी दर्द से तड़पते हुए पड़ा था। रुक्षित ने उसे देखा और अपनी डरावनी आवाज में लगभग चीखते हुए बोला, तू मुझसे दुश्मनी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर आर जोर जोर से हंसते हुए बोला, नर्क में तुम्हारा वेलकम है। यहां दादाजी आरना से बोले, कभी किसी से मारपीट नहीं करता। वहां रुक्षित अपने पैर उस आदमी के सीने पर रखकर बोला, मरेगा तू, बुरी मौत मरेगा। मेरे देश के साथ जो गद्दारी करेगा वो आदमी आर के हाथों से बेदर्दी से मारा जाएगा। उस आदमी ने रुक्षित को देखकर कहा, बहुत घमंड है ना तुझे? देखना देखना, एक दिन तेरा ये घमंड टूट जाएगा। हाँ, और सबको झुकाने वाला तू किसी के तो सामने झुकेगा। तू खुद को हार्टलेस कहता है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस सीने में दिल लेकर घूमेगा, जब तुझे किसी से प्यार होगा। उसकी बात सुन रुक्षित जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये माफिया बादशाह किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह दादाजी आरना से बोले, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, रानी बनाकर रखेगा तुम्हें। वह रुक्षित हंसते हुए उस आदमी से बोला, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, मेरे सीने में कभी दिल नहीं होगा, ना किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी से कभी प्यार करूंगा। इस माफिया आर की दुनिया में प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर उसने उस आदमी के सीने पर तलवार चलाई और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके अपने अफ्रीकन लायन के खाने के लिए उसके आगे डलवा दिए। वह दादाजी आरना से बोले, तुम्हें जैसे सबके साथ रहना पसंद है, उसे भी सबका साथ अच्छा लगता है। यहां रुक्षित सभी गार्ड्स को देखते हुए बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। सब गार्ड्स उसकी बात सुन डर कर वहां से चले गए। रुक्षित भी उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे रामू और जैक भी जाने लगे। दादाजी आरना से बोले, उसे तुम्हारी ही तरह अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। रुक्षित ने देखा रामू और जैक उसके पीछे आ रहे हैं। ये देख उसने गुस्से से उनको देखते हुए कहा, अकेला छोड़ दो मुझे। उसकी बात सुन दोनों वहां से अपने कमरे में चले गए। वहां दादाजी ने आरना के सर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहकर उसके कमरे से चले गए। यहां रुक्षित अपने कमरे में आकर बैल्कनी में चला गया और सिगार के कश लेते हुए बेहद जुनून से बोला, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, मेरा दिल किसी के लिए भी नहीं धड़केगा। मुझे मेरी कमजोरी की कोई वजह नहीं चाहिए। मुझे मेरा मकसद पूरा करना है, जिसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। सुबह का वक्त, लंदन। सब जाने की तैयारी में थे। सबने शॉपिंग कर ली थी। आरना के लिए सारी जरूरत की चीजें पैक की गई थी। आरना ने विला से बाहर निकलकर पूरे घर को
अपनी नम आंखों से देखा। उसकी बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उसके सामने किसी रोलर कोस्टर की तरह घूम रही थी। आरना अपने घर को आंखों में जैसे बसा लेना चाहती थी। उसकी और उसके भाई की मस्ती, उसके मॉम डैड का प्यार, दादा दादी से मस्ती। फिर उसने एक नजर अपनी कार पर डाली जो उसे उसके भाई ने बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। वो उसके पास गई और प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम्हारी आदत जो लग गई है। वरुण जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जिसे देख आरना हल्का सा मुस्कुरा दी। इसके बाद सब वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यहां मुंबई में रुक्षित अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गया था और वो भी वहां से निकल गया, एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। शाम का वक्त, वाराणसी चंदौली गांव। दूर दूर तक मिट्टी के घर दिखने में थोड़ा वीरान सा गांव था, जहां ना तो कोई ऊंची इमारत थी और ना ही कोई पक्के सीमेंट के घर। सबके घरों में सिर्फ पीली लाइट जल रही थी। रास्ता भी पूरा मिट्टी का था, जिस पर कोई लाइट नहीं थी। आरना ने यह नजारा पहली बार देखा था। उसे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार जो किसी गांव में आई थी। गांव होने के कारण वहां पर अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि बंजर गांव और ऊपर से रोशनी के नाम पर पीली रोशनी के बल्ब। उनकी गाड़ियां एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी, जो 3 मंजिला थी। उसके सामने बहुत बड़ा आंगन था, जिसमें गोबर से लिपाई की हुई थी। सामने ही तुलसी का चौरा था, जिसमें तुलसी का पौधा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। अपने गांव में इतनी सारी गाड़ियां देख गांव के लोग उन्हें देखने बाहर आ गए। पहली बार उनके गांव में महंगी और इतनी सारी गाड़ियां जो आई थी। आरना, रुद्र, वरुण जी, अवनी, दादाजी और दादी गाड़ियों से बाहर निकल गए। वो लोग जैसे ही बाहर आए, उनके सामने दादाजी के उम्र का एक आदमी खड़ा था, जिसने धोती और कुर्ता पहना था। रौबदार चेहरा, जिस पर बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी थी। उनके गले में मोटी सी सोने की चेन थी, हाथ में सोने का कड़ा। ये है परशुराम ठाकुर, रुक्षित के दादाजी, गांव के जमींदार। इनका रुतबा पूरे गांव में था। पूरे गांव में इनकी ही चलती थी। एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे गांव के मुखिया थे वो। उनका गांव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। चेहरा भले ही इनका कठोर था, लेकिन ये आदमी बहुत नेक दिल थे। इनकी बहुत सी खेती थी। गायें, भैंस, बकरी, ऐसे जानवर उन्होंने पाल रखे थे, जिनका पालन पोषण ये खुद करते थे। इन्हीं से इनकी कमाई थी। गांव वालों के लिए ये भगवान थे। गांव के आदमियों के खेतों में उग रहे भरपूर अनाज को परशुराम जी उनसे खरीद कर शहर भेजते थे। उनका ये काम रुक्षित ही हैंडल करता था। आकाश जी आगे बढ़कर परशुराम जी के गले मिलते हुए बोले, अरे यार, तू तो बूढ़ा हो गया है। परशुराम आकाश जी की बात पर चिढ़ते हुए बोला, बूढ़ा किसे बोल रहा है तू? बूढ़ा मैं नहीं, तू हो गया है। देख देख कैसे तेरे सर के बाल उड़ गए हैं और तू आधा उजड़ा चमन हो गया है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ ही सब लोग हंसने लगे। परशुराम उन सभी को देखकर बोले, चलो पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में बातें होती रहेंगी। ये कहकर परशुराम उन लोगों को अपने घर के साइड में बने हुए एक दूसरे घर में लेकर चले गए। यहाँ के लोगों का मानना था कि जब तक शादी नहीं हो जाती, उनके घर की होने वाली बहू उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। इस कारण उन्होंने इन सभी के रुकने का प्रबंध दूसरे घर में किया था। उनके जाने के बाद एक जीप वहां पर आकर रुक गई। कौन था इस जीप में? आरना की शादी किससे होने वाली है? क्या शादी अच्छे से संपन्न हो जाएगी या आएगी कोई परेशानी? ऐसे सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
शाम का समय था। गांव में परशुराम जी के घर के सामने एक जीप आकर रुक गई। इस जीप को रुक्षित खुद चला रहा था। उसके साइड में जैक बैठा था और उनके पीछे रामू। रुक्षित ने जीप को घर के बाहर रोक दिया और अपने घर के बाहर इतनी सारी महंगी गाड़ियां खड़ी देख रुक्षित जैक और रामू से बोला, ये गाड़ियां पता करो कौन आया है। जैक बोला, जी बॉस। जैक के ये बोलने पर रुक्षित ने उसे घूर कर देखा। ये देख जैक हड़बड़ा गया और अपने आप को संभालते हुए बोला, सॉरी भैया जी। रुक्षित ने उसे घूरते हुए अपनी धीमी मगर कड़क आवाज में कहा, याद रखो हम गांव आए हैं और यहां हम आर नहीं रुक्षित ठाकुर है। अगर गलती से भी तुम्हारी जुबान फिसल गई ना तो। इतना बोलकर रुक्षित ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रुक्षित की बात सुन जैक डर गया और अपना पसीना पोंछते हुए बोला, जी भैया जी। रुक्षित एकदम एटीट्यूड में घर के अंदर चला गया। बाहर जितने भी लोग खड़े थे वे सब रुक्षित को ग्रीट कर रहे थे। रुक्षित अंदर जाकर जोर से बोला, दद्दू मैं आ गया। परशुराम जो बस अभी अभी साइड के घर से अंदर आए थे, उन्होंने पीछे से रुक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो आ गए बरखुरदार, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। रुक्षित परशुराम जी के पैर छूकर बोला, बहुत बढ़िया दद्दू। ठीक है फिर चल, सबसे मिलने पहले। दादाजी ने रुक्षित को आगे ले जाते हुए कहा। सब महिलाएं रसोई घर में खाना बना रही थी और रुक्षित के पापा और चाचा हॉल में बैठकर एक नौकर से कुछ कह रहे थे। रुक्षित को देख उन्होंने उस नौकर को बाहर भेज दिया और रुक्षित को गले लगाकर बोले, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, सब ठीक है ना। जी बाबा, चाचा, सब ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। रुक्षित ने एकदम चहकते हुए कहा। उसकी बात सुन उन तीनों ने उसे घूर कर देखा और चाचा जी बोले, ये हमारे सामने तुम्हारी अंग्रेजी मत झाड़ो, हमें ये भाषा समझ नहीं आती। रुक्षित बोला, तभी तो कह रहे हैं आप भी ये भाषा सीख लीजिए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। तभी दादाजी बोले, ना हम ऐसे ही सही है, तू पढ़ लिया ना, बस हमारे लिए वही काफी है। और तुझसे मुझे कुछ बात करनी है, खाना खा के बात करेंगे। रुक्षित बोला, जी दद्दू, वैसे माँ कहाँ है, दिख नहीं रही। कुसुम, कुसुम देखो तो तुम्हारा लाडला आ गया है, जरा बाहर तो आओ। रुक्षित की बात पर उसके पापा राकेश ने रुक्षित की माँ को आवाज लगाते हुए कहा। कुसुम बाहर आकर अपने बच्चे को देख बोली, कैसा है मेरा बच्चा, ठीक से खाते पीते तो हो ना। रुक्षित ने उनके पैर छूकर कहा, हाँ माँ हम ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो। मैं तो बहुत खुश हूं, कुसुम जी ने चहकते हुए कहा। अपनी माँ को इतना खुश देख रुक्षित को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए उसने परशुराम जी की तरफ देखा। रुक्षित को ऐसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर दादाजी जल्दी से वहां से जाते हुए बोले, चलो खाना लगा दो और बाहर खाना लगाओ, आज उन सबके साथ खाना खाएंगे। दादाजी की बात सुन रुक्षित एकदम से भोला बनते हुए बोला, कौन आया है दद्दू, बाहर गाड़ियां हैं, वो किसकी हैं? दादाजी रुक्षित की बात सुनकर उसे घूरने लगे और अपने मन में बोले, तुझे माफिया बनाने से अच्छा एक्टर बना देता, कितना मासूम बन रहा है। फिर उन्होंने अपना सर झटका और थोड़ा हंसकर बोले, वो तुम्हारे लिए तोहफा है बेटवा, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, अब चलो। रुक्षित ने अपनी गर्दन हिला दी और उनके साथ जाने लगा। बाहर रुद्र, वरुण जी, आकाश जी और रश्मि जी बैठे थे। आरना और उसकी मां अभी उसी घर में थे। ये लो आ गया मेरा पोता। परशुराम ने आकाश जी से रुक्षित को मिलवाते हुए कहा। आकाश जी उसे देख बोले, हाँ हाँ पता है मुझे, तू इन सब से मिला दे उसे। रुद्र ने रुक्षित को ऊपर से नीचे तक घूरा। रुक्षित ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स पहनी थी
और गले में मफलर डाला था। बाल सलीके से सेट थे। इस लुक में भी रुक्षित बहुत हैंडसम लग रहा था। रुद्र ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, यह लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लुक चेंज करने के कारण रुक्षित थोड़ा अलग लग रहा था, जिस कारण रुद्र उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। रुक्षित ने जब अपने सामने वरुण और रुद्र को देखा तो एक पल के लिए वो चौंक गया और अपने साइड में खड़े रामू से बोला, ये सिंघानियाज यहां क्या कर रहे हैं? रुक्षित के ये पूछने पर रामू के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया। उसने रुक्षित की ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोला, ये दद्दू के दोस्त के बेटे हैं। आकाश सिंघानिया दद्दू के दोस्त हैं। रुक्षित को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी इन लोगों को यहां नहीं देखा था। ये लोग अचानक यहां कैसे? रुद्र ने वरुण जी को देखा और धीरे से बोला, पापा, दादू से एक बार बात कीजिए ना। आरू यहां कैसे रहेगी? यहां तो ठीक से लाइट भी नहीं है और आपको पता है ना उसे अंधेरे से कितना डर लगता है। वरुण जी ने निराशा से अपना सर झुका लिया और बोले, अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो क्या मैं मेरी बच्ची को ऐसी जगह भेजता? पापा के खिलाफ तो मैं भी नहीं जा सकता। ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। तभी वहां सब महिलाएं खाना लेकर आ गई और सबको खाना परोसकर अंदर चली गई। जैक और रामू रुक्षित से बात करना चाहते थे, लेकिन सबके होने के कारण वो दोनों भी रुक्षित से बात नहीं कर पा रहे थे। आरना अपनी मां की गोद में सर रख ऊपर छत को घूर रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल उसकी शादी है, वो भी ऐसे। ना उसके दोस्त हैं और ना ही कोई एंजॉयमेंट। वो सोच रही थी, पता नहीं दादू को इतनी जल्दी क्या है शादी की? बाद में भी तो अच्छे से कर सकते हैं ना। फिर भी तभी वहां रुक्षित की भाभी आरना और अवनी जी के लिए खाना लेकर आ गई। किसी को अंदर आता देख आरना उठकर बैठ गई। रुक्षित की भाभी कामिनी ने घूर कर आरना को देखा, जो इस वक्त नाइटी में थी। कामिनी ने अपने मन में कहा, ये लड़की ने क्या पहना है? ये कैसे कपड़े हैं? शहर से आई है, वो भी लंदन से, तो ऐसे कपड़े तो पहनेगी ही ना। पता नहीं इन लोगों के पास इतना पैसा होकर भी कैसे इतने बेकार कपड़े पहन लेते हैं। जाने दो, मुझे क्या। फिर वो अपना सर झटक कर अवनी से बोली, नमस्ते माँ जी, मैं रुक्षित देवर जी की बड़ी भाभी हूं। ये माँ जी ने खाना भेजा है। अवनी उसे देख बोली, रख दो बेटा, हम खा लेंगे। कामिनी ने उसे एक स्माइल दी और एक नजर आरना को देखकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरना अपनी मां से बोली, मॉम, ये मुझे ऐसे क्यों घूर कर गई? अवनी जी ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, जाने दे, तू खाना खा। आरना ने खाने को देखते हुए कहा, मॉम, मुझे ना बर्गर की बहुत याद आ रही है। अवनी जी ने उसे घूर कर देखा, जिसे देख आरना अपने दांत दिखाते हुए चुपचाप खाना खाने लगी। आरना को फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन फास्ट फूड खाने के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था, जो जल्दी ठीक नहीं होता था। इसीलिए घर में उसे कोई भी बाहर की चीजें खाने को नहीं दी जाती थी। बाहर सबका खाना हो गया था, सब बैठकर बातें कर रहे थे और रुक्षित वहां बैठे बैठे ऊब गया था। उसे अब गुस्सा आने लगा था, फिर भी वो मन मारकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। दादाजी ने रुक्षित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है और कल तुम दोनों की शादी है। दादाजी की बात सुन रुक्षित झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसका रिएक्शन देख जैक और रामू ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया। उन्हें रुक्षित से बहुत डर लगता था और अब तो उसके सामने ऐसी बात आई थी जिसके बारे में वो सोचता ही नहीं था। इस वक्त रुक्षित को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस गुस्से से उसका सर ही फट जाएगा। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और अपने आप को शांत करने लगा। उसका रिएक्शन देख दादाजी बोले, मुझे पता है बेटा, तुम शादी नहीं करना चाहते,
लेकिन शादी की भी उम्र होती है। अब तुम शादी के लायक हो गए हो, तो हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। अच्छी लड़की है, आकाश की पोती है। रुक्षित ने घूर कर जैक और रामू को देखा। रुक्षित को अपनी तरफ देखता पाकर दोनों के पसीने छूटने लगे। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन इस वक्त रुक्षित गुस्से से इतना गर्म हुआ जा रहा था कि उसके बदन से मानो आग निकल रही थी। उसने अपने आप को संभाला और दादाजी से बोला, दद्दू प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहता। आप उनसे कह दें कि हमें कोई शादी नहीं करनी। उसकी बात सुन दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, तू मेरी बात को टालेगा? अब इतना बड़ा हो गया है तू। दादाजी की बात सुन रुक्षित की जुबान को ताला लग गया। भले उसके माफिया वर्ल्ड में उसे किसी की फिक्र नहीं थी, लेकिन उसके उलट उसकी इस दुनिया में ऐसा नहीं था। उस दुनिया में भले ही वो माफिया था, लेकिन यहां वो अपनी फैमिली के बीच था। वहां वो अपनी माफिया वाली दुनिया का बाप था। उसका वहां राज चलता था। वैसे ही यहां उसका नहीं, उसके बाप के बाप का राज था। रुक्षित ने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, नहीं दद्दू, मुझे नहीं करनी शादी। मैं कल सुबह जा रहा हूं मुंबई। रुक्षित की बात सुन दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, फिर शाम को मेरा मरा मुंह देखने आ जाना। उनकी बात सुन रुक्षित ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो रुक्षित को मजबूर करे, लेकिन उसके ये दद्दू उसकी नहीं सुनने वाले थे। उसने वहां से उठते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए। यह कहकर रुक्षित अपनी जीप में बैठ गया और अपने घर से थोड़ी दूर चला गया जहां उनके खेत थे। रुक्षित ने खेत के पास गाड़ी रोक दी और अपने जेब से सिगार निकाल ली और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा और अपने गुस्से को शांत करने लगा। रामू और जैक उसके पास बैठते हुए बोले, भैया जी अब क्या करोगे? रुक्षित ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार सिगार पी रहा था। काफी समय बाद जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो वहीं लेटकर पुशअप करने लगा और गुस्से से बोला, तुम जो कोई भी हो, याद रखना, इस आरआर की दुनिया में प्यार मोहब्बत जैसे चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें मेरी सिर्फ नफरत मिलेगी। तू कभी मेरी दुनिया में शामिल नहीं होगी, कभी नहीं। तुम्हें प्यार तो दूर की बात है, कभी खुशी भी नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बस दर्द और तकलीफ। सुबह का वक्त, सुबह सब शादी के लिए तैयारी कर रहे थे और रुक्षित अपने कमरे में सो रहा था। उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन दोनों की शादी उनके गांव के बड़े से राधा कृष्ण मंदिर में होने वाली थी। पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया था। रुक्षित का कमरा। जैक और रामू रुक्षित को उठाने आए थे। रामू ने रुक्षित को जगाते हुए कहा, भैया जी उठिए, शादी है आपकी आज और आप अभी तक सो रहे हैं। दद्दू ने नीचे बुलाया है, उठिए। उसकी आवाज सुन रुक्षित ने अपने साइड में पड़ा तकिया उठाया और उनके ऊपर फेंकते हुए बोला, शादी नहीं, बर्बादी है मेरी, समझ आई बात? और तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है मेरी शादी की? रामू कुछ बोलता कि उनके कान में दादाजी की आवाज आई, ओए छोरे, तैयारी हुई कि नहीं तुम्हारी? दद्दू की आवाज सुन रुक्षित बेड से उठ गया और बाथरूम में चला गया। फिर रेडी होकर बाहर आया। उसे देख जैक ने सीटी बजाते हुए कहा, ओए होए भैया जी, कसम से एकदम टिप टॉप लग रहे हो। भाभी जी पक्का आप पर आज फ्लैट हो जाएंगी। उसकी बात सुन रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और एक बार अपने आप को आईने में देखा। रेड
और क्रीम कलर की शेरवानी में रुक्षित बहुत हैंडसम लग रहा था। वो तीनों नीचे चले गए, जहां सब रुक्षित का ही इंतजार कर रहे थे। कुसुम ने रुक्षित की बलाइयां ली और सब बारात लेकर मंदिर चले गए। रुक्षित और आरना दोनों ही शादी के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में कैसे संपन्न होगा इनका शुभ विवाह? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।